जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का DK राज क्लासेस में। दोस्तों, परीक्षा को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज की यह वीडियो सुपरफास्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड अधिक दोस्तों तक सही वीडियो को पहुंचाते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यह कक्षा 8 का SCRT बुक है, जिसमें अतीत से वर्तमान भाग 3 देखेंगे। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो लोगों में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज करके बहुत कम शुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 8 SCRT अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे। इसमें लगभग आधुनिक काल को देखेंगे। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई और 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। यानी आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई और 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। पुर्तगाल का वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। पुर्तगाल तक वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नए सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। औद्योगिकीकरण की शुरुआत इंग्लैंड, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। औद्योगिकीकरण की शुरुआत इंग्लैंड, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। समाजवाद सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। साम्राज्यवाद सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 ईस्वी आधुनिक काल को प्रारंभ माना जाता है। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। यानी हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद जब एक देश किसी दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई। भारत में कैमरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ और मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की फ़ोटो उपलब्ध है। यानी भारत में कैमरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ और मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की फ़ोटो उपलब्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप में देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। म्यांमार तत्कालीन बर्मा तथा श्रीलंका तत्कालीन सिलोन भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे।
म्यांमार तत्कालीन बर्मा तथा श्रीलंका तत्कालीन सिलोन भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत को गठन किया गया। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत को गठित किया। 1937 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। 1937 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण पठार क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित किया। 1 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण पठार क्षेत्रों को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित किया। और अमेरिकी को 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी और नारा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ। अमेरिकी को 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में नारा स्वतंत्रता समानता बंधुता था और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के नाम से एक किताब लिखा। इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव तथा ब्रिटिश के बारे में लिखा। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के नाम से एक किताब लिखा। इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव तथा ब्रिटिश के बारे में लिखा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार यह कहाँ स्थित? दिल्ली में। राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली। नेहरू स्मारक पुस्तकालय दिल्ली में स्थित। नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ स्थित? दिल्ली में। सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है? पटना। सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है? पटना। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना गोदान गबन कफन रचना को तत्कालीन समाज की परिस्थिति के बारे में इसने लिखा है। यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना गोदान गबन कफन रचना को तत्कालीन समाज की परिस्थिति के बारे में इसने लिखा है। अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना पड़ा। यानी 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। वास्को डी गामा भारत से गरम मसाला लेकर वापस लौटे, उसे बेचकर 60 गुना फायदा हुआ। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। वास्को डी गामा भारत से गरम मसाला लेकर वापस लौटे, उसे बेचकर 60 गुना फायदा हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार किया। 31 दिसंबर 16 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार किया। 16 जो बारूद बनाने के काम आता है
उसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। थोड़ा जो बारूद बनाने के काम आता है उसका नाम क्या है? रासायनिक पोटेशियम नाइट्रेट। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां की स्थापना की। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी में था। यानी फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी यानी वर्तमान में पुदुचेरी में था। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। बंगाल जो है मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1650 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ था। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1650 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ और आबादी बढ़ा तो नाम फोर्ट विलियम इसका नाम रख दिया गया, फोर्ट विलियम। शाही फरमान। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को सम्राट फर्रुखसियार से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में हराने के लिए बंगाल के दो व्यापारी अमीर चंद्र जगत सेठ के समय साध नवाब के सेनापति मिर्जाफर को अपनी तरफ कर लिया। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में हराने के लिए बंगाल के दो व्यापारी अमीर चंद्र जगत सेठ के साथ नवाब के सेनापति मिर्जाफर को अपनी तरफ कर लिया। 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध। अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई और सिराजुद्दौला मारा गया और मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई और सिराजुद्दौला मारा गया और मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। पलासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया था। पलासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया था। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले फलासी के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले फलासी के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। फलासी के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था, जिसको होली में इस्तेमाल होता है। पलासी के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसको होली में इस्तेमाल होता है। पलासी यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। पलासी जो है यह भागीरथी नदी के किनारे है। अंग्रेजों ने मिर्जाफर को गद्दी पर बैठाया। बाद में मिर्जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया। बाद में मिर्जाफर को हटाकर उसके दामाद मिर्जा कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी का मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। यानी मुंगेर जो राजधानी मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से लाया था। दस्तक वह प्रमाण था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती। दस्तक वह प्रमाण था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। बक्सर
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ अंग्रेज विजय। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। परिणाम 1765 ईस्वी में जाउदौला और शाह आलम ने इलाहाबाद के कलाइब के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौता के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी गई। मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सुजाउदौला और मीर कासिम ने मिलकर युद्ध किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। इन दोनों को अपने राज्यों में कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावे भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी को रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों में अंदरूनी मामले पर नज़र रखती थी और इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का भी अधिकार अंग्रेजों को मिला। इन दोनों को अपने राज्यों को कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावे भारतीय राज्य वसूली का भी अधिकार अंग्रेज को मिला। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक उस समय काफ़ी समृद्ध और ताकतवर था और हैदर अली 1761 से 1782 एवं पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक सफलतापूर्वक शासन किया। यानी दक्षिण भारत का मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक उस समय काफ़ी समृद्ध और ताकतवर था। हैदर अली 1761 से 1782 एवं पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 99 तक सफलतापूर्वक शासन किया। मलाबार तट। मलाबार तट केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र पर होने वाला व्यापार। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी जो मैसूर के नियंत्रण में था। मलाबार तट केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट के समांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र पर होने वाला व्यापार। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी जो मैसूर के नियंत्रण में था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी क्योंकि अंग्रेज टैक्स नहीं देते थे। नोट: औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में और अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। और मलाबार तट केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र पर होने वाला व्यापार। यहाँ से कंपनी जो है काली मिर्च और इलायची खरीदती थी और मैसूर के नियंत्रण में था। 1785 में टीपू सुल्तान अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी क्योंकि अंग्रेज टैक्स नहीं देते थे। नोट: औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उसकी मदद ली। इन कदमों से मैसूर और कंपनी के बीच लड़ाई शुरू हुई। आखिर लड़ाई 1799 से श्रीरंगपट्टनम में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उसकी मदद ली। इन कदमों से मैसूर और कंपनी के बीच लड़ाई शुरू हुई। आखिरी लड़ाई जो है यह 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई और जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। शेर ए मैसूर किसे कहा जाने लगा? टीपू सुल्तान को। टीपू के मौत के बाद कंपनी ने बेडिया राजवंश को मैसूर दे दिया। यानी टीपू सुल्तान की मौत के बाद कंपनी ने बेडिया राजवंश को मैसूर दे दिया। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच हुआ।
विलय नीति। विलय नीति या लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति एक ऐसा बहाना था कि इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई अपना पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। और इस नीति के तहत 1848, 1856 सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति एक ऐसा बहाना था कि इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। और इस नीति के तहत 1847, 1856 तक सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव की अधिकांश आबादी मुख्य रूप से कृषि का कार्य करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव की अधिकांश आबादी मुख्य रूप से कृषि का कार्य करती है। अस्थायी बंदोबस्त। यह 22 मार्च 1797 ईस्वी को जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। अस्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1797 ईस्वी जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। रैयतबाड़ी व्यवस्था बॉम्बे और मद्रास किसान ही मालिक था और जनक थॉमस मुनरो मद्रास के लिए गवर्नर 1820, 1827। यह सबसे पहले 1792 ईस्वी मद्रास के बारामहल जिले में रैयतबाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था बॉम्बे और मद्रास में और किसान ही मालिक था और जनक थॉमस मुनरो मद्रास के लिए गवर्नर जो 1820, 27 ईस्वी तक। और यह सबसे पहले 1792 ईस्वी मद्रास के बारामहल जिले में रैयतबाड़ी व्यवस्था शुरू हुआ। महलबारी व्यवस्था। इसका संस्थापक लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। महलबारी व्यवस्था का संस्थापक लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार के लगान वसूली का समझौता होता था। प्रस्ताव इसने दिया था हॉल्ट मैकाजे। प्रस्ताव दिया था हॉल्ट मैकाजे ने। महाल या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके में बड़े गांव या कुछ गांव के समूह को महाल कहते हैं। महाल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके में बड़े गांव या कुछ गांव के समूह को महाल कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त 19% भूमि यानी अस्थायी बंदोबस्त में 19% भूमि आता था। महलबारी में 29% भूमि, महलबारी में 29% भूमि और रैयतबाड़ी में 52% भूमि सबसे ज़्यादा। रैयतबाड़ी में 52% भूमि सबसे ज़्यादा आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब प्रकाशित हुआ? 1848 में। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा था? जोहन स्टार्स मिल ने। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा था? जोहन स्टार्ट मिल ने। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी। इन क्षेत्रों में रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू थी। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में इन क्षेत्रों में रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू थी। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 ईस्वी में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। समय पर लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लेकर जीवन भर महाजन के चुंगल में फंस जाने की वजह से महाजन के घरों में उत्पात मचाया और सारा दस्तावेज जलाया। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी। इन क्षेत्रों में रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू थी। अब महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 ईस्वी में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। समय पर लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लेकर जीवन भर महाजन के चुंगल में फंस जाने की वजह से महाजन के घरों में उत्पात मचाया और सारा दस्तावेज जलाया। नील दर्पण। यह 1860 ईस्वी में बिना किसी लेखक के नाम का छपा क्योंकि लेखक अंग्रेजी सरकार के निशाने पर न आए। लेखक दीनबंधु मित्र था। अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था।
इस नाटक में किसानों की असली दुर्दशा सामने निकल कर आई और नाटक का पात्र गुलूक चौधरी थे। नीलदर्पण 1860 ईस्वी में बिना किसी लेखक के नाम का छपा, क्योंकि लेखक अंग्रेजी सरकार के निशाने पर न आए। लेखक दीनबंधु मित्र, अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था और इस नाटक में किसानों की असली दुर्दशा सामने निकल कर आई और नाटक का पात्र गुलूक चौधरी थे। बिहार में नील की खेती। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में की जाती है। इसके अलावा भागलपुर और शाहाबाद के क्षेत्र में भी है। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में की जाती है। इसके अलावा भागलपुर और शाहाबाद के क्षेत्र में भी। वर्तमान गया जिला अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। वर्तमान गया जिला अफीम उत्पाद में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। बिहार में नील की खेती दो तरीके से की जाती है। बिहार में नील की खेती दो तरीके से की जाती है। एक जिरात में सीधी अपनी देख रेख में अंग्रेज बागान मालिक मजदूर से खेती करवाते थे। बिहार में नील की खेती दो तरीके से की जाती थी। पहला जिरात में सीधे अपने देख रेख में अंग्रेज बागान मालिक मजदूर से खेती करवाते थे। दूसरा आसामी वार में बागान की मालिक रैयत को उनके स्वयं की जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। आसामी वार में बागान मालिक रैयत को उनके स्वयं की जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते, जैसे 3 कट्ठा यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा भूमि। 3 कट्ठा प्रणाली चंपारण में प्रचलित था। प्रति बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। इसी खिलाफ रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए और महात्मा गांधी चंपारण से ही अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। 3 कट्ठा प्रणाली चंपारण में प्रचलित था। प्रति बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। इसी खिलाफ रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी ने चंपारण गए और महात्मा गांधी ने चंपारण से अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया। बिहार में अंग्रेजों के समय अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाई गई। बिहार में अंग्रेजों के समय अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाई गई। अध्याचार, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहे जाते हैं। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहे जाते हैं। प्राचीन काल में आदिवासी का जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। आदिवासी के दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगल से होती थी। आदिवासी वन संसाधन का उपयोग सही ढंग से करते थे। झूम की खेती, यह जंगल के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे और 2-3 वर्ष तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यह प्रक्रिया दोहराते थे। उसे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती किसे कहते हैं? जंगल के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे। 2-3 वर्ष तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। उसे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। स्लीपर, लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती। स्लीपर, लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की और सन 1865 में वन का अधिनियम भी बनाया गया। सन 1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगल को 2 भागों में बांटा गया। बड़े जंगल को सरकारी जंगल या आरक्षित रिजर्व जंगल घोषित करके
सरकार ने वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जहां पर आदिवासियों को लकड़ी चुनने एवं उसके उत्पाद को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। दूसरे क्षेत्र आम लोगों के साथ साथ आदिवासी को भी जाने की अनुमति थी। इससे आदिवासी ने इसे अपना अधिकार का हनन समझा, क्योंकि आदिवासी वन संसाधन को अपने पीढ़ियों की धरोहर समझते थे। सन 1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगल को दो भागों में बांटा गया। बड़े जंगल को सरकारी जंगल या आरक्षित रिजर्व जंगल घोषित करके सरकार ने वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां पर आदिवासी को लकड़ी चुनने एवं उनके उत्पाद को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। दूसरा क्षेत्र आम लोगों के साथ साथ आदिवासी को भी जाने की अनुमति थी। इससे आदिवासी ने इसे अपना अधिकार का हनन समझा, क्योंकि आदिवासी वन संसाधन को अपने पीढ़ियों की धरोहर समझते थे। बेगारी बेगारी बिना वेतन या मजदूरी के काम करता था। बेगारी बिना वेतन या मजदूरी का काम करता था। बंधुआ मजदूर कर चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुक जाए। बंधुआ मजदूर कर चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक से जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुक जाए। द्विकु गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे, ये व्यापारी एवं बिचौलिए का काम करते थे। द्विकु गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे, ये व्यापारी एवं बिचौलिए का काम करते थे। भारत में सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग थे। उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह इस विद्रोह के प्रणेता सिंधु एवं कान्हू, जिससे VVI प्रश्न है। उड़ीसा की कंध जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था और संथाल विद्रोह इस विद्रोह के प्रणेता सिंधु एवं कान्हू थे। मुंडा विद्रोह 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। तना भगत आंदोलन जतरा भगत ने इसकी शुरुआत की थी। उत्तरी पूर्वी भारत में भी खास गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यानी उत्तरी पूर्वी भारत में खासिया गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा यह बहुचर्चित है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर के प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। पिता सगुना मुंडा और माता कदमी मुंडा थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत अलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। पिता सगुना मुंडा और माता कदमी मुंडा थे। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरुआत में बिरसा मुंडा ने कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन बाद में फिर से वो संतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। शुरू में बिरसा मुंडा ने कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन बाद में फिर से वो संतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। 1895 से ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उसने अपने आप को भगवान अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। 1895 से बिरसा को उसके कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उसने अपने आप को भगवान अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। उनके अनुयायी उसे पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार शुरू किया। अब मुंडा राज शुरू हो गया।
है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। उनके अनुयायी उसे पैगंबर मानने लगे। बेसा ने प्रचार शुरू किया। अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उसने मुंडाओं को आदेश दिया, किसी को राजस्व न दे और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिया करे। अंग्रेज सरकार ने इस विरोध के कारण उसे जेल में भेज दिया। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसका उद्देश्य मुंडाओं के घर वापसी थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बंदी बने। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसका उद्देश्य मुंडाओं के घर वापसी थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बंदी बने। 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी के कारण बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई। 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी के कारण बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई। बिरसा की मौत के बाद भी यह विद्रोह थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्र में इसने और गहरी जड़ें जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 ईस्वी में गुमला तथा 1905 ईस्वी में खूंटी अनुमंडल गठित कर दिया ताकि समस्या को नज़दीक को समझा जा सके। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 ईस्वी में गुमला तथा 1905 ईस्वी में खूंटी अनुमंडल गठित कर दिया ताकि समस्या को नज़दीक से समझा जा सके। आदिवासी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में बनाया गया। इससे जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। समाचार पत्र इंग्लिश मैन पायोनियर स्टेट्समैन ने ब्रिटिश सरकार की काफ़ी आलोचना की, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने आदिवासी को दबाने के लिए जिस तरह से हिंसात्मक गतिविधि अपनाई थी वह कहीं से भी सही नहीं था। उत्तर पूर्व भारत में जेलियांगसंग आंदोलन हुआ था। जेलियांगसंग आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर पूर्वी भारत में। और उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। नागा जनजाति भी उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में जब इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1819 ईस्वी में जब मणिपुर की युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों पर नागा जनजाति का गुस्सा फूट पड़ा और नागाओं ने अपना विरोध का स्वरूप और भी बड़ा बना दिया। 19वीं शताब्दी में जब इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1819 ईस्वी में जब मणिपुर की युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों पर नागा जनजाति का गुस्सा फूट पड़ा और नागाओं ने अपना विरोध का स्वरूप और भी बड़ा बना लिया। इस समय मणिपुर में लियांगमेई एवं रंगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जनोदनांग नामक एक रंगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 ईस्वी में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातीय के नाम पर इस आंदोलन का नाम जेलियांगसांग आंदोलन हुआ था। यानी जादोनांग ने नागा जनजाति के लिए किया था। यानी कि राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा एवं धार्मिक सुधार हेतु जनोदनांग नामक एक रंगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 ईस्वी में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातीय के नाम पर इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? जेलियांगसांग आंदोलन। जेलियांगसांग आंदोलन यानी 3 जनजाति के नाम मिलकर बना है।
जादोनांग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया? जादोनांग ने अपनी 13 वर्ष से चचेरे बहन गिंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई। जादोनांग ने अपनी 13 वर्ष से चचेरी बहन गिंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज की स्थापना का प्रयास शुरू किया। अंग्रेजों ने हत्या के झूठे मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दिया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। गिंडालियू ने इसे जारी रखा। अंग्रेजों ने झूठी हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 ईस्वी को अंग्रेज ने उसे फांसी दे दिया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। गिंडालियू ने इसे जारी रखा। अंग्रेज द्वारा सन 1932 से गिंडालियू को जेल में भेजकर आजीवन कारावास दे दिया। अंग्रेज द्वारा सन 1932 ईस्वी में गिंडालियू को जेल में भेजकर आजीवन कारावास दे दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सपोर्ट में गिंडालियू ने आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट गिंडालियू ने आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति और पहचान खोना नहीं चाहते थे। बाद होकर 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। संथाल परगना और छोटा नागपुर का भी विरोध नहीं थमा और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना की गई, जो बिहार से अलग हुआ था। संथाल परगना और छोटा नागपुर का भी विरोध नहीं थमा और 15 नवंबर 2000 ईस्वी झारखंड की स्थापना की गई, जो बिहार से अलग हुआ। संथाल विद्रोह संस्थापक सिंधु और कान्हू। राधा और हीरा नाम की महिलाएं ने गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया और सिंधु की बहन फूलों ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिक को तलवार से काट दिया। संथाल विद्रोह संस्थापक सिंधु और कान्हू। राधा और हीरा नाम की महिलाएं ने गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया और सिंधु की बहन फूलों ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से काट दिया। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला सथी साली ओ चंपी ने अंग्रेजी सैन्य संगठन इत्यादि को बड़ा नुकसान कर दिया था। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली ओ चंपी ने अंग्रेजी सैन्य संगठन को इत्यादि को बड़ा नुकसान कर दिया। तना भगत का आंदोलन। जतरा भगत का बाद लिथो उराव नाम की जनजातीय महिला नेतृत्व संभाला। गोंडा विद्रोह। गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 ईस्वी के दशक में उत्तरार्ध 1950 ईस्वी में दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। गोंडा विद्रोह। गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 ईस्वी के दशक में उत्तरार्ध 1950 ईस्वी के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। व्यक्ति और संबंध। जादोनांग यह जेलियांगसांग आंदोलन से संबंधित है। जादोनांग यह जेलियांगसांग आंदोलन से संबंधित है। बिरसा मुंडा यह सिगबोना आंदोलन से संबंधित है। बिरसा मुंडा आंदोलन या सिगबोना आंदोलन से संबंधित है। कर्ण जाति उड़ीसा। कर्ण जाति उड़ीसा। टिकेंद्रजीत सिंह या मणिपुर। टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कलिकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कलिको नाम दिया। अब बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मासन नामक शहर में सूती वस्त्र को देखा था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया और बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब
व्यापारियों के पास इराक के मौसन नामक शहर में सूती वस्त्र को देखा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमण तथा यूरोपियन व्यापारियों का आगमन ने भारतीय व्यापारों को नुकसान पहुंचाया। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी और आयात पर इंग्लैंड ने रोक लगा दी। इसके बावजूद भारत में बने कपड़े की मांग ज़्यादा थी। औद्योगिक क्रांति आने पर मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। औद्योगिक क्रांति आने पर मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। मुक्त व्यापार नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस नीति द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। और मुक्त व्यापार नीति कब आया था? सन 1813 ईस्वी में। सन 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली सूती वस्त्र का कारखाना कावसजी नानाजी दभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया था। सन 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली सूती वस्त्र का कारखाना कावसजी नानाजी दभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। और सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी। सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी। और 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पहली जूल मिल स्थापित की गई, यानी जूट मिल। 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। और सन 1906 ईस्वी में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई। कोयला खान उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? सन 1906 ईस्वी में हुई थी। सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। सन 1927 ईस्वी में फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यहाँ पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई। और सन 1850 ईस्वी के बाद से भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। और सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का था, और दूसरा जूट, फिर तीसरा कोयला उद्योग। सन 1850 ईस्वी के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। और सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग और सूत काटने का था, दूसरा जूट और फिर तीसरा कोयला उद्योग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई और मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई और मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। झरिया और गिरिडीह कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध था। झरिया और गिरिडीह कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध था। और कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर को टीबी और फेफड़ा का कैंसर होने की संभावना रहती थी। यानी कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर को टीबी और फेफड़ा का कैंसर होने की संभावना रहती थी। जूट उद्योग या बंगाल, जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंगाल। ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर, ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर। जामदाई बुनाई लखनऊ, जामदाई बुनाई लखनऊ। लौह उद्योग जमशेदपुर। नील बागान उद्योग चंपारण, नील बागान उद्योग चंपारण। अध्याय 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार भारतीय सैनिक की मदद से ही स्थापित किया था।
और भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीय की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसमें भी अवध प्रांत से सैनिक सबसे अधिक थे। अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक खुश नहीं थे। उन्हें अंग्रेज की सिपाही की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। 1857 की क्रांति में भारतीय सेनापति बिहार से कुंवर सिंह था। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब एवं तत्या टोपे कानपुर से, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद लियाकत अली, फतेहपुर अजीमुल्ला, बरेली बरेली से खान बहादुर खान थे। 1857 के ब्रिटिश सेनापति स्थान बिहार से विलियम टेलर और बिसेंट आर था। बिहार से ब्रिटिश सेनापति 1857 में विलियम टेलर और बिसेंट आयर था। लखनऊ से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल, झांसी से हीरोज और दिल्ली से निकोलस एवं हडसन। इलाहाबाद से जनरल नील और फतेहपुर से जनरल रेंडराव थे। 1857 ईस्वी की क्रांति पर विद्वानों के मत। 1857 ईस्वी क्रांति पर विद्वानों के मत। विरोध सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस थे। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउडरम एवं टेलर। राष्ट्र विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली। न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम आर.सी. मजूमदार। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध मत एली रीज था। सैनिक विद्रोह मंगल पांडे ने शुरू किया और फांसी की सजा 90 सैनिक ने इस फांसी की खबर सुनकर विद्रोह किया और इनफिल्ड राइफल में जो था गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया था। इनफिल्ड राइफल में जो दाना लगता था, जो कारतूस, इसे 10 मई 1857 ईस्वी को पूरी बैरक पर छावनी ने विद्रोह कर दिया था। यानी पूरी बैरक पूर्व छावनी ने विद्रोह कर दिया था 10 मई 1857 को। 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार। बाबू वीर कुंवर सिंह अपने राज्य बिहार के आसपास इलाके में 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के प्रमुख नेता थे। यानी बाबू वीर कुंवर सिंह अपने राज्य बिहार के आसपास इलाके में 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसका भाई अमर सिंह द्वारा छापामार युद्ध शैली छिपकर या बार अंग्रेज सरकार ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसका भाई अमर सिंह द्वारा छापामार युद्ध शैली छिपकर बार अंग्रेज सरकार ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। वहाबी आंदोलन मुसलमान के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन यह मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति के लिए अरब में अब्दुल बहाव के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ। इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। भारत में यह सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया। पटना इसका बड़ा केंद्र था। दो प्रमुख नेता विलायत अली इली और इनायत अली सहोदर भाई थे। इनका दो प्रमुख नेता विलायत अली इली और इनायत अली सहोदर भाई थे।
यद्यपि यह आंदोलन धार्मिक एवं सामाजिक प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना हो गया था। 1822 से 1868 ईस्वी। यद्यपि यह आंदोलन धार्मिक एवं सामाजिक प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना हो गया था। 1822 से 1868 ईस्वी। माझा प्रवास पुस्तक के लेखक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे थे। माझा प्रवास पुस्तक के लेखक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे को उनके सामने ही गोली मार दी गई तथा बादशाह को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अध्याय 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया काम नहीं किया। और भारत में जैसे लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार के स्कूल और पाठ्यक्रम ने उसे वैसा ही रहने दिया। लेकिन 1781 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज इसके अपवाद थे। इन दोनों संस्थाओं को हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित कानूनों और परंपराओं का समझने के लिए स्थापित कर दिया गया था। अंग्रेजों को भारत में राज्य सही तरीके से चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पर ध्यान दिया और 1 लाख प्रति वर्ष खर्च शिक्षा के क्षेत्र में करने का फैसला लिया। 1854 ईस्वी में नीति से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण 1854 ईस्वी में हुआ। 1854 ईस्वी नीति के तहत शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया और चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रखी, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को स्थापित किया। इस संस्था के द्वारा समय समय पर एक पत्रिका भी निकाली गई जो भारतीय परंपराओं की अच्छाइयों की चर्चा होती थी। विलियम जेम्स भारतीय परंपरा के प्रति आदर भाव रखते थे। विलियम जेम्स भारतीय परंपरा के प्रति आदर भाव रखते थे। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में बनाने वाले एक कानून को आप देख सकते हैं। इस कानून में यह कहा गया कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपये भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में बनाने वाले एक कानून को आप देख सकते हैं। इस कानून में यह कहा गया कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपये भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 ईस्वी के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा और स्कूल शिक्षा का लचीलापन, भवन नहीं व्यक्तिगत स्कूल, इस तरह की व्यवस्था उसने अपने रिपोर्ट में लिखी। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित थी। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 ईस्वी के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा और स्कूल शिक्षा का लचीलापन, भवन नहीं व्यक्तिगत स्कूल, इस तरह की व्यवस्था उसने अपने रिपोर्ट में लिखी। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शिक्षा निकेतन की स्थापना की। शिक्षा निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में किया था। बिहार। 1835 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया।
यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। 1835 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। लंगट सिंह कॉलेज बिहार को 5वें एवं उत्तर बिहार के प्रथम कॉलेज के रूप में 1899 ईस्वी में स्थापित हुआ। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी लॉर्ड मैकाले के अनुसंस्थापक वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी लॉर्ड मैकाले के अनुसंस्थापक वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक था। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों का सम्मिश्रण चाहते थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों का सम्मिश्रण चाहते थे। अध्याय 8 जातीय व्यवस्था की चुनौती। अनेक क्षेत्रों में अनेक जातियों के साथ भारत में पहले परंपरागत रूप से भेदभाव देखने को मिलते थे। जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। अनेक क्षेत्रों में अनेक जातियों के साथ भारत में पहले परंपरागत रूप से भेदभाव देखने को मिलते थे। बंगाल शासक चंडाल था। बिहार में डोम, दक्षिण बिहार भूइया, महाराष्ट्र में महार, उत्तर प्रदेश में चमार। ब्राह्मण समाज वह वर्ग जिसने अपनी शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एकाधिकार स्थापित किया तथा दूसरे जाति पर प्रभाव कायम रखा। धर्म और समाज सुधार आंदोलन का उद्देश्य एक भेदभाव रहित समाज बनाने का था। ज्योतिबा फूले, इसका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ और फूले क्षुद्र वर्ण की माली जाति में पैदा हुआ था। ज्योतिबा फूले जो है क्षुद्र वर्ण की माली जाति में पैदा हुआ था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नाम मराठी पत्रिका निकाली गई। आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली गई। 1873 में गुलामगिरी नामक से निकाली गई अपनी पुस्तक में फूले ने क्षुद्रों की दशा के कारणों की व्याख्या की और इसकी तुलना अमेरिका निग्रो काले गुलामों से की। ज्योतिबा फूले को मुंबई के एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। यानी ज्योतिबा फूले को मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। वीरसेलिंगम, इसका पूरा नाम कुंडूकरी वीरसेलिंग था। इनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ था। वीरसेलिंगम का पूरा नाम कुंडूकरी वीरसेलिंग था। इनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, जिससे नीची जाति के लोगों को चिकित्सा और तकनीकी संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचाई जा सके। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला गया। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला गया। और 26 दिसंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर के साथ पुनः समझौता हुआ था। पुनः समझौता कब हुआ था? 26 दिसंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर के साथ। 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कार हितकारिणी सभा का गठन करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया। हितकारिणी सभा का गठन करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया था। 1927 में महार सत्याग्रह आरंभ किया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। 1930-31 के गोलमेज सम्मेलन के पूर्व अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रमुख नेता रूप में आकर उभर चुके थे। 1930-31 के गोलमेज सम्मेलन के पूर्व अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रमुख नेता रूप में आकर उभर चुके थे। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया। पेरियार के द्वारा
आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया। जाति व्यवस्था की आलोचना 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया। जाति व्यवस्था की आलोचना 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। 1932 में हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा गठित किया गया था। 1932 में हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा गठित किया गया। 1924 में अम्बेडकर बहिष्कृत हितकर्णी। 1933 में गांधी जी हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था। 1933 में गांधी जी हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। तब गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग करने की सरकार की नीति का विरोध किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। तब गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग करने की सरकार की नीति का विरोध किया। 26 सितंबर 1932 का पुनः समझौता हुआ। पुनः समझौता कब हुआ था? 26 जनवरी 1932 को हुआ था। और 1942 अम्बेडकर ने अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना की। भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना कब की? 1942 में। 1950 अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म ने अम्बेडकर कब अपनाया था? 1950 ईस्वी में अपनाया था। अध्याय 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग में समाज सुधारक आंदोलन के प्रणेता थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग में समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, कोलकाता 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में 1828 में किया था। और समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। और ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंग ने ही किया। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। और ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंग ने ही किया। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। और ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई। जैसे एक सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंतरजातीय विवाह को समर्थन और बाल विवाह का विरोध। ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई। जैसे एक सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंतरजातीय विवाह को समर्थन और बाल विवाह का विरोध। राजा राम मोहन राय द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए। इसके दूसरे समर्थन के रूप में केशव चंद्र सेन ने इसको आगे बढ़ाया। पटना समाज 1807 से आत्माराम पंडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार आर.जी. भंडारकर ने मिलकर किया। इस समाज का स्थापना किया। एम.जी. रानाडे ने समाज सुधार की बीड़ा उठाया और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में जुटे। एम.जी. रानाडे ने समाज सुधार की बीड़ा उठाया और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए जुटे। 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तथा रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज गठन किया और 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तथा रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज गठन किया और 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करने का श्रेय दिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मान्यता मिली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मान्यता मिली। बस 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया था। विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया था, बस 1856 ईस्वी में किया गया था। संस्कृत के विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म
महिलाओं का दमन करता है। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जो शारदा सदन के नाम से जाना जाता है। और पंडित रमाबाई ने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार किया और बाद में विधवा होने पर विवाह किया, जिससे रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग ने उनका विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। आर्य समाज बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता है। आर्य समाज बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए गुलामी और शिक्षा और भविष्य के प्रति निराशा के जिम्मेदार माना। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और भारत दार्शनिकता का प्रभाव स्थापित करने में उन्हें सफलता मिली। पारसी समाज के दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फारद नजी दोनों ने मिलकर रास्ता गुफ्तार नाम पत्रिका शुरू किया था। शेख अबुल्लाह और उनकी पत्नी बेगम वाहिदा जहां के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अब वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत के उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इस अमानवीय परंपरा के 1870 में अंग्रेज ने अवैध घोषित कर दिया। इस अमानवीय परंपरा के 1870 में अंग्रेज ने अवैध घोषित कर दिया गया। केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1870 का ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था। 1861 में अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी प्रचलित था जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। 1861 अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी प्रचलित था जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं की शिक्षा दर को आगे बढ़ाया। बिहार बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं के शिक्षा दर को आगे बढ़ाया। प्रचार आरक्षण पंचायती राज में मिला, इसे बिहार सरकार ने महिला की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की माता अघोर कमिनी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई थी। यानी बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की माता अघोर कमिनी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1890 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1890 ईस्वी में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की और कर्नल M.S. ओलकॉट ने 1875 में अमेरिका में किया। और वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। पारित हुआ। अध्याय 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। यानी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। और प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मस्जिद मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल है। मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल मस्जिद है। मजार किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत के कब्र अथवा दफन का स्थल। यानी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत के कब्र अथवा दफन का स्थल को क्या कहते हैं? मजार। मकबरा कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत को क्या कहते हैं? मकबरा। कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत को मकबरा कहते हैं। खानकाह
सूफी संतों का धार्मिक केंद्र, सूफी संतों का धार्मिक केंद्र क्या था? खानकाह, ईदगाह, मुसलमानों के इर्द के नमाज के लिए विशेष स्थल जो खुला मैदान रहता है। ईदगाह किसे कहते हैं? मुसलमानों की ईद के नमाज के लिए विशेष स्थल जो खुला मैदान रहता है उसे ईदगाह कहते हैं। इमामबाड़ा, शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहाँ मुहर्रम में शोक सभा मजलिस का आयोजन होता है उसे इमामबाड़ा कहते हैं। इमामबाड़ा कहाँ? लखनऊ में। शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहाँ मुहर्रम में शोक सभा मजलिस का आयोजन होता है उसे इमामबाड़ा कहते हैं। भागलपुर शहर का नाथनगर और चंपानगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय में विशिष्ट प्राप्त मुस्लिम जुलेहे और हिंदू तांती जाति के बुनकर रहते थे। भागलपुर शहर का नाथनगर और चंपा नगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय में विशिष्ट प्राप्त मुस्लिम जुलाहे और हिंदू तांती जाति के बुनकर रहते थे। भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। बाफ्ता, बाफ्ता एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है जिससे बुनने के बाद रंगा जाता है। इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा एवं 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता था। बाफ्ता एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे बुनने के बाद रंगा जाता। इसका टुकड़ा 20-22 हाथ लंबा एवं 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता था। 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। भागलपुर जिला कब बनाया गया था? 1774 ईस्वी में बनाया गया। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर था। भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर अगस्त किलवेलेड था। भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर अगस्त किलवेलेड था। भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार तेज नारायण सिंह ने 1833 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट हाई स्कूल तथा 1887 में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की। भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार तेज नारायण सिंह ने 1883 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट हाई स्कूल तथा 1887 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 1910 ईस्वी में सबौर स्थित बिहार कृषि कॉलेज की नींव तत्कालीन गवर्नर सर एड्वर्ड फ्रेजर ने रखी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के कुछ अंशों को भागलपुर में रचा था। डॉक्टर राधाकृष्ण ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई। डॉक्टर राधाकृष्ण ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई। जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वासु पूज्य की जन्मभूमि होने के कारण भागलपुर शहर जैनियों की पवित्र भूमि मानी जाती है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वासु पूज्य की जन्मभूमि होने के कारण भागलपुर शहर जैनियों की पवित्र भूमि मानी जाती है। चंपारण में श्वेतांबर जैन मंदिर जैनियों की पूजा स्थली थी। चंपारण में श्वेतांबर जैन मंदिर जैनियों की पूजा स्थली थी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी किनारे स्थित कूल लैंड हाउस की गणना विशाल एवं सुंदर इमारतों में की जाती है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी किनारे स्थित क्लीवलैंड हाउस की गणना विशाल एवं सुंदर इमारतों में की जाती है। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र चंपारण नगर और नाथनगर मोहल्ला था। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। प्रेसिडेंसी शहर बम्बई कलकत्ता मद्रास रेलवे बरेली जमालपुर औद्योगिक शहर कानपुर जमशेदपुर है। प्रेसिडेंसी शहर बम्बई कलकत्ता मद्रास है। रेलवे बरेली जमालपुर और औद्योगिक शहर कानपुर जमशेदपुर है। प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। अब भारत में औद्योगिक शहरों का विकास औद्योगिकीकरण के साथ हुआ था। अध्याय 11
कला क्षेत्र में परिवर्तन। भारत की संस्कृति संपन्न एवं विविध है। भारत की संस्कृति संपन्न एवं विविध है। अपनी बेस चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूप चित्रण थी। रूप चित्रण किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया जाता है। महल की दीवारें स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई भित्ति चित्र से सजे होते थे। महल की दीवारें स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई भित्ति चित्र से सजे होते थे। मधुबनी चित्रकला पूर्णतः एक महिला चित्रकला शैली है। मधुबनी चित्रकला पूर्णतः एक महिला चित्रकला शैली है। भित्ति चित्रों में देवी देवता, राधा कृष्ण की लीला, राम सीता की कथा के चित्रों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। अरिपन चित्रों में आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाया जाने वाला चित्र है। अरिपन चित्रों में आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाया जाने वाला चित्र है। मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया। जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया। भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे हैं। नाटक अंधेरी नगरी, चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा। प्रेमचंद का उपन्यास गबन। यानी भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे हैं। इसका नाटक अंधेरी नगरी, चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा है। और प्रेमचंद का उपन्यास गबन है। राष्ट्र आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले जिसमें अल हिलाल और अल बिलाल काफ़ी महत्वपूर्ण थे। राष्ट्र आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले जिसमें अल हिलाल और अल बिलाल काफ़ी महत्वपूर्ण थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ के वर्षों में इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की। लकड़ी या धातु के कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। लकड़ी या धातु के कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। औपनिवेशिक काल में बनाए गए क्षिबित चित्र रूप चित्र होते हैं। औपनिवेशिक काल में बनाए गए क्षिबित चित्र रूप चित्र होते हैं। अंग्रेजों को विजय को दर्शाने के लिए युद्धों के दृश्यों की चित्रकारी की जाती है। अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए युद्धों के दृश्यों की चित्रकारी की जाती है। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता इंडो ग्रीक शैली से निर्मित था। और विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई गोथिक शैली से निर्मित था। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई गोथिक शैली से निर्मित था। और मद्रास लॉ कोर्ट इंडो सारा सैनिक शैली। मधुबनी पेंटिंग बिहार की कला शैली है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में किया था। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 ईस्वी में की। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया। अध्याय 12 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1857। बहुत भीविया इंपोर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। 1851 से 52 ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू की अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। 1867 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना महोदय गोविंद रानडे ने किया। इसके सदस्य मध्य वर्गीय सामान्य लोग थे। 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1833 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। 1833 के अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया।
1884 मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्य वर्गीय लोग थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के भारतीय भाषाओं के छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लॉर्ड रिपन ने जाति भेदभाव पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं के छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लॉर्ड रिपन ने जाति भेदभाव पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में गोकुल दास कॉलेज के हॉल में हुआ और भारत में विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में हुआ और भारत के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राष्ट्रीय भाव को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश निकाला। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भाव को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल में के विभाजन का आदेश निकाला। 16 अक्टूबर 1905 को विभाग लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाग लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 के संस्थापक आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 संस्थापक आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाया। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया। और सत्याग्रह शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग। नस्ल भेद, शारीरिक रंग का बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया गया। चंपारण 1917 चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेरा सत्याग्रह 1918 खेरा 1918 आंदोलन को तो किसानों का आंदोलन या लेकिन अहमदाबाद आंदोलन मार्च 1918 औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। और 1919 में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अप्रैल 1919 में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया था। खलीफा मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति होते थे। अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 में शुरू किया गया, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। झंडा सत्याग्रह प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 में शुरू किया गया, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद अंग्रेजी कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ और चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ और चौरा चौरी हत्याकांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता संग्राम मनाया। जवाहरलाल नेहरू की
राजस्थान में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया। गांधी जी ने नमक कानून की विरोध ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया। इन्होंने अपने सहित 79 साथियों को यानी 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के किनारे के लिए नमक कानून तोड़ने निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना में जिलाधिकारी डब्ल्यू जी आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर 1940 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर 1940 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय बम। हिरोशिमा कब गिराया गया था बम? 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 फेटमैन बम। नागासाकी 9 अगस्त 1945 फेटमैन बम पर अणुबम गिराए जाने के बाद जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज ने भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुस्लिम लीग ने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के मांग के समर्थन में जनता प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के मांग के समर्थन में जनता प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मनाने का आह्वान किया। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया और महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। अध्याय 13 स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। 2 सदियों के संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 2 सदियों के संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारे संविधान की सभी विशेषताएं इसकी प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव न हो। 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची तीनों का वर्णन संविधान के 7वें अनुसूची में है। यानी हमारे संविधान केंद्र और राज्य सूची के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव न हो। और 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों सूचियों का वर्णन संविधान 7वें अनुसूची में किया गया है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वन, कृषि एवं ऐसे विषयों को रखा गया जिसका स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में वन, कृषि एवं ऐसे विषयों को रखा गया जिसका स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी और संविधान ने समूचे देश में नागरिकों को एक झंडा, तिरंगा, एक संविधान, एक राष्ट्रगान आदि का प्रावधान किया ताकि देश की एकता, अखंडता सुरक्षित रखा जा सके। नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने का विरोध किया। नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश रूप में एक नए राज्य गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। सरकार ने क्षेत्रीय भाषाई द्वारा नए राज्य के गठन की मांग के देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और 22 दिसंबर 1953 को इस आयोग का अध्यक्षता फजल अली थे। सरकार ने क्षेत्रीय भाषाई द्वारा नए राज्य के गठन की मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और 22 दिसंबर 1953 इस आयोग का अध्यक्ष फजल अली थे। 1966 में पंजाब से हरियाणा को और आगे चलकर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को एवं बिहार से झारखंड को अलग कर राज्य बनाया गया।
1966 में पंजाब से हरियाणा को और आगे चलकर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को एवं बिहार से झारखंड को अलग कर राज्य बनाया गया। सरकार ने नीति बनाने एवं लागू करने के लिए 1950 योजना आयोग का गठन किया। वर्तमान योजना आयोग बदलकर नीति आयोग हो गया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। सरकार ने नीति बनाने एवं लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग गठन किया। वर्तमान योजना आयोग बदल कर नीति आयोग हो गया और स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, संविधान खतरों में और हम सभी को इसको बचाने के लिए आगे आना होगा। अजय प्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता बताई। जयप्रकाश जी ने जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए दहेज, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 2 सिख अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 2 सिख अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। पोखरण। एक परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार में स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण एक परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार में इसका स्माइलिंग बुद्धा था। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण वाजपेयी जी के सरकार में 1998 में हुआ। इसका ऑपरेशन शक्ति था। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण वाजपेयी जी के सरकार में 1998 में ऑपरेशन शक्ति हुआ। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया था। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का अगला वीडियो कक्षा 9 का इतिहास की दुनिया का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अपने DK क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। अगर आप यह SCRT पूरा कंप्लीट बुक का PDF आप लेना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के लोगो में व्हाट्सअप नंबर दिया है, जहां आप व्हाट्सअप मैसेज करके बहुत कम शुल्क में PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।